हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसको हम वन शॉट के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे। इसके अंदर सारे के सारे केस लॉज को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्जियनशिप जो एक्ट है हमारा, वो 1956 के अंदर आया। लेकिन उसके उसके पहले क्या हुआ करता था, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम अपने लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर क्या हुआ करता था, सबसे पहले किंग रूल किया करता था। जो किंग रूल करता था तो हम क्या कंसीडर करते थे, किंग को एज अ गार्जियन कंसीडर करते थे वहां की स्टेट का। और वहां की स्टेट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज वेस्टर वेस्टेड थी, उन सब का हम किसको गार्जियन किसको कंसीडर करते थे, किंग को। किंग के बाद दूसरा जो फैमिलीज हुआ करती थी, पहले जॉइंट हिंदू फैमिलीज हुआ करती थी। तो जॉइंट हिंदू फैमिलीज के अंदर एक मेन मेंबर होता था जो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाता था, उसको हम बोलते थे कर्ता या फिर मैनेजर। तो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के अंदर क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज के अंदर जो एक बंदा जो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा था, हम उसको गार्जियन कंसीडर करते थे। फिर हमारे पास क्या आ गए, हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल आ गया। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने अपना एक एक्ट लाया, जो था हमारा गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको याद रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि इसका कौन सा ईयर था। 1956 हमारा हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का ईयर था। लेकिन हम कैसे याद रखेंगे वार्ड्स एक्ट को, उसके ईयर को। तो मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बना रखी है। देखिए, 18 ईयर्स का क्या होएगा, बच्चा होएगा, ठीक है। और 90 ईयर्स का क्या हो गया, उसका गार्जियन हो गया। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम हमारे एक्ट। अब इस एक्ट के सारे बेयर एक्ट के प्रोविजंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 से लेकर 13 तक के सारे प्रोविजंस हमने अच्छे से चार्ट फॉर्म के अंदर इजीली समझाने की कोशिश की है। और इसके अंदर हम जो रेलेवेंट केस लॉज हैं उनको भी डिस्कस करते जाएंगे। अब इसको शुरुआत करने से पहले एक बात समझो कि क्या हम जब भी किसी से मिलते हैं, हम डायरेक्ट उसको अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाते हैं, या हम उनको डायरेक्ट अपने सीक्रेट्स बताने लग जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं ना। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब भी किसी अननोन से मिलते हैं तो उससे अब उसका नाम पूछते हैं या अपना नाम बताते हैं। तो इसी तरीके से जब हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हमें अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन तो देगा ही ना। तो उसी तरीके से इसकी स्कीम होती है। सबसे पहले इसने बताया कि मैं क्या हूँ, 1956 का एक्ट नंबर 32 हूँ, ठीक है। 32 सॉरी 32nd एक्ट है ये 1956 का। उसके बाद इसको असेंट कब मिली, इसको असेंट मिली 25 अगस्त 1956 को। समझ लो कि इसका बर्थ डेट क्या था, इसने अपने बर्थडे की डेट बता दी कि भैया अगर तुम्हें मुझे बर्थडे विश करना है तो आप क्या करो, मुझे 25 अगस्त 1956 को आप क्या करो, मैं पैदा हुआ हूँ, आप मुझे उसी तारीख पर विश कर दो, ठीक है। टोटल इसने बताया सेक्शन 13 है इसके अंदर, ठीक है। और एप्लीकेशन की बात अगर हम देखेंगे, एप्लीकेशन को डिटेल में देखेंगे, वो सेक्शन 3 के अंदर डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने शो टाइटल एंड एक्सटेंड के ऊपर। अब ये जो ये एक्ट है वो आ गया अपने नाम के ऊपर। पहले इसने बेसिक जानकारियां दे दी, ठीक है, मैं कौन से नंबर, मेरी एज कितनी है, मैं कब पैदा हुआ, ये सब चीजें उसने बता दी। अब बता रहा है ये कि मेरा नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, द हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। 1956 का ये एक्ट है जिसका नाम क्या है, हिंदू मिनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। अब ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, एक्सटेंड की भी बात करें भाई, ये कह रहा है कि मेरी ना सबसे दोस्ती है, मैं पूरी इंडिया के लोगों से दोस्ती करता हूँ। और मैं उनसे भी दोस्ती करता हूँ जो हिंदूज हैं, डोमिसाइल्ड हैं आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर इनसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पूरी इंडिया के लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, दोस्ती रख रहा हूँ। सेकंड जो सेक्शन है वो बात करता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है ना, वो सप्लीमेंट है किसका, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का। इसीलिए मैंने ये पीछे याद करवा दिया, क्यों, क्योंकि ये हमें आगे भी इसकी रेफरेंस देनी पड़ेगी कुछ कुछ सेक्शंस के अंदर। तो अच्छा है कि हमने शुरुआत में ही इसको याद कर लिया कि ये कौन से ईयर का एक्ट था। अब इस सेक्शन सेकंड को ये समझो, ऐसी ट्रिक के साथ समझो कि भाई उसने अपना नाम बता दिया, वो कहाँ रहता है, उसने ये भी बता दिया माई सेल्फ के ऐसे के अंदर। अब जो सेकंड बात वो कर रहा है कि मेरे पापा कौन है, समझ लो जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है ना, वो इसके पापा हैं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट कहाँ से, किसका बेटा है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का बेटा है। तो इसको इस तरीके से याद कर लो।
अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। सेक्शन नंबर 3 सभी के अंदर वैसे तो एप्लीकेशन की बात सेम ही की गई है, इसके अंदर भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। कहाँ कहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है? तो देखो, इसकी ना हम दो चीजों से इसके एप्लीकेशन का पता कर सकते हैं, एक तो सबसेक्शन 1 के थ्रू और दूसरा इसकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू। सबसे पहले ये बोलता है कि मैं किन किन से दोस्ती कर सकता हूँ, इसको ऐसे समझो, ठीक है। सेक्शन 3 ने बोला कि मैं किन किन से दोस्ती कर सकता हूँ। इसने कहा मैं सारे, ठीक है, कोई भी पर्सन हो जो हिंदू है ना बाय रिलीजन, मैं उनके उनसे उनके ऊपर एप्लीकेबल होता हूँ, ठीक है। और हिंदूज के अंदर क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, वीर शिवा कर सकते हो, लिंगायत कर सकते हो, या फिर जितने भी फॉलोवर्स है ना ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज की, उन सबको इंक्लूड करके जो जो भी लोग हिंदू है मैं सबके ऊपर एप्लीकेबल होता हूँ। सेकंड इन्होंने बात कर दी कि अच्छा, फिर तुमने क्वेश्चन पूछा जो बुद्धिस्ट, सिख, जैन ये रह गए, उनका क्या? तो इन्होंने कहा कि भाई मैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता हूँ। एनी पर्सन जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है, जैन है बाय रिलीजन, ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। थर्ड पॉइंट हमारा आ गया कि एनी अदर पर्सन। हमने पूछा कि अच्छा सिर्फ इन्हीं के ऊपर, बाकियों का क्या हुआ? तो इसने कहा नहीं नहीं, सारे लोगों के ऊपर ही जो भी डोमिसाइल है इस टेरिटरी के अंदर, लेकिन एक्सेप्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, इनको छोड़कर मैं बाकी सबके ऊपर क्या होता हूँ, एप्लीकेबल होता हूँ। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 ये बात करता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो हिंदू, सॉरी, कोई भी पर्सन जो हिंदू है बाय रिलीजन, ठीक है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन देखो ऐसे समझो कि जो सबसेक्शन 1 है वो बच्चों की, सॉरी, बड़ों की बात करता है। अब एक्सप्लेनेशन जो सेकंड है ना, सॉरी, एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट है ना, वो बात करता है चाइल्ड्स के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, कि क्या चिल्ड्रन के साथ कैसा तुम्हारा बिहेवियर है। तो इसने कहा कि एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेस्टिमेट, कोई भी हो, इमेटीरियल है मेरे लिए, चाहे वो लेजिटिमेट बच्चा हो या इलेस्टिमेट बच्चा हो, अगर उनके दोनों पेरेंट्स क्या है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं, तो मैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता हूँ, मैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता हूँ। फिर सेकंड बात क्या कर रहा है एक्सप्लेनेशन के अंदर, ये बोल रहा है कि ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसका एक पेरेंट हिंदू है, जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो उसने कहा कि भाई उस केस के अंदर मैं उसके ब्रॉट अप पे डिपेंड करता हूँ, कि जैसे भी, जिस भी कम्युनिटी, जिस भी ट्राइब के अकॉर्डिंग उसका क्या हुआ होगा, पालन पोषण हुआ होगा, ब्रॉट अप हुआ होगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग, अगर उसका हिंदुओं के अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा, ब्रॉट अप हुआ होगा, तो फिर उसके ऊपर भी ये एक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर ही हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि एनी पर्सन जिसने पहले कन्वर्ट कर दिया किसी और रिलीजन के अंदर, फिर उसने रिकन्वर्ट कर लिया वापस हिंदू धर्म के अंदर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो बुद्धिस्ट बन गया, जैन बन गया, सिख बन गया, तो क्या होगा? तो कहता है ये एक्ट उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है नॉन एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन हमने समझ ली, दो चीजों के अंदर एप्लीकेशन की बात की गई है। कहाँ? सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 के अंदर और उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब नॉन एप्लीकेशन की बात कहाँ की गई है? 2 में की गई है। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो भी एसटी हैं उनके ऊपर जनरल रूल ये है कि ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा एक्ट? हिंदू मिनोरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल कर क्या कर सकती है, उसको एप्लीकेबल बना सकती है। अब इसी के साथ एक सबसेक्शन 2 का ए है, जो कि कहता है, इसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, इसमें भी ये कहा गया है जो पौंडीचेरी के लोग हैं ना, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता? इसका रीजन ये है कि कुछ वहां के ऐसे स्पेशल लोग हैं जिनके, जो कि क्या है, फॉरेन, सॉरी, फ्रेंच लॉ से गवर्न होते हैं, ठीक है, फ्रेंच लॉ से गवर्न होते हैं, इसलिए उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था, एक सबसेक्शन और है इसका, अगर आप चाहो तो उसकी एक जनरल रीडिंग लगा सकते हो, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारे पास आ गया डेफिनेशन वाला पार्ट। तो डेफिनेशन, इसके अंदर सिर्फ 3 ही डेफिनेशंस दे रखी हैं और 4 सेक्शन 4 के अंदर दे रखी है। सेक्शन 4 के अंदर इन्होंने तीन क्लोज बता दिए, ए, बी और सी। ए के अंदर देखो, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप
नाम है ना इस एक्ट का। तो एक माइनॉरिटी से निकल कर आया हमारे पास माइनर, एक तो वो माइनर की डेफिनेशन देगा। जो भी एक्ट का नाम होता है उसकी एप्लीकेशन सॉरी उसकी डेफिनेशन जरूर होती ही होती है, हमें डेफिनेशन क्लोज में देखने को मिलती ही मिलती है। तो देखो एक तो वो माइनर की डेफिनेशन दे रहा है, दूसरे में वो गार्जियन की डेफिनेशन दे रहा है, और तीसरे में उसने दे दी नेचुरल गार्जियन की डेफिनेशन। इन तीनों डेफिनेशन को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं माइनर को। माइनर कहाँ दे रखा है? 4 के ए में। 4 के ए में कौन दिया हुआ है? माइनर। माइनर की डेफिनेशन दी गई है। तो देखो एक्ट सिर्फ इतना ही बताता है कि पर्सन, यहाँ पे पर्सन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, पर्सन हु नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। सेक्शन हमें क्या बोलता है? 4A सिर्फ इतना ही बोलता है कि वो सारे लोग जिन्होंने अभी तक अपनी 18 ईयर्स की एज को कंप्लीट नहीं किया है, हम उनको क्या कंसीडर करते हैं? माइनर कंसीडर करेंगे। लेकिन एक दो एडिशनल पॉइंट्स भी आप याद करना चाहो तो वो कर सकते हो। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 से हमारे पास 18 ईयर्स की एज तो आ गई जो सेक्शन में बताई गई है। लेकिन वहीं पे एक दूसरी बात ये है कि अगर कोई गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया है, कैसे अपॉइंट किया वो हम आगे देखने वाले हैं। अगर कोई गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो उसकी मेजोरिटी एज कैसी होती है? फिर वहां 21 ईयर्स हो जाती है। माइनर सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 4B के ऊपर, जो कि हमें किसके बारे में बात कर रहा है? गार्जियंस के बारे में बात करते हैं कि गार्जियन कौन होंगे। तो देखो गार्जियन वो पर्सन होगा जो प्रॉपर्टी की या फिर सॉरी जो पर्सन माइनर है उसकी या फिर उसकी प्रॉपर्टी की केयर करने के लिए केयर कर रहा है। ठीक है, वो अकेले माइनर की भी केयर कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी की भी अकेले केयर कर सकता है, या फिर दोनों की एक साथ केयर कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं गार्जियन। और इन्होंने गार्जियन की डेफिनेशन तो हमें 4B के अंदर दे ही रखी है, उसके साथ ही इन्होंने बता रखे हैं टाइप्स ऑफ गार्जियन सेक्शन 4 के अंदर ही। अब कौन कौन से टाइप के गार्जियन हो सकते हैं? देखो सबसे पहले होंगे नेचुरल गार्जियन, जिनको हम सेक्शन 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं। दूसरे होंगे गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ माइनर्स पेरेंट, जिसको हम टेस्टामेंटरी गार्जियन कह जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गार्जियन कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? कोई भी पर्सन है, कोई सॉरी पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं अपनी मृत्यु से पहले क्या कर देते हैं, अपने बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल कौन करेगा, उसके लिए पहले से कोई किसी पर्सन को अपॉइंट करके चले जाते हैं। तो उनको हम बोल देते हैं टेस्टामेंटरी गार्जियन। इसको हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? अंडर सेक्शन 9। दोनों में से किसी भी एक का सेक्शन याद कर लो, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से अगर 9 को उल्टा करोगे तो 6 बनेगा, अगर 6 को उल्टा करोगे तो 9 बनेगा। ठीक है, थर्ड इन्होंने कौन सा टाइप दे रखा है गार्जियन का? इन्होंने बता रखा है गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, यानी कि कुछ ऐसे। अब क्या हुआ है, नेचुरल गार्जियन उसके अभी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी डेथ हो गई। टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट ही नहीं किए गए। ठीक है, करके ही नहीं गए नेचुरल गार्जियन, पता ही नहीं, कुछ भी एक्सीडेंटल कुछ भी डेथ हो गई उनकी, उनको पता ही नहीं था, उन्होंने किए ही नहीं। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होएगा, जो गार्जियन कैसे अपॉइंट किए जाएंगे? अब उसके कोई प्रॉपर्टीज है उस माइनर की, वो बेचारा रह गया, तो उस केस के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? कोर्ट अपॉइंट करेगा गार्जियंस को। तो कोर्ट अपॉइंट करेगा तो उनको हम कैसे बोल देते हैं? वो भी एक टाइप ऑफ गार्जियन ही होते हैं, वो जो 4B के अंदर हम में बताए गए हैं। फिर लास्ट है पर्सन एम्पावर टू एक्ट अंडर एनी इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू कोर्ट ऑफ वार्ड्स। अब जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स की इनेक्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन एम्पावर्ड है क्या करने के लिए, उस बच्चे की जो माइनर है, जिसके नेचुरल पेरेंट्स नहीं है, कोर्ट ने कोई अपॉइंट नहीं किया, टेस्टामेंटरी गार्जियंस नहीं है, तो उसकी केयर करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की केयर करने के लिए जो पर्सन, जो हमारा कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स एक्ट है उसके अंदर एम्पावर्ड है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? गार्जियन ही बोलेंगे। ये भी एक टाइप ऑफ गार्जियन है। तो सेक्शन 4B हमें क्या क्या बताता है? ये हमें एक तो गार्जियन की डेफिनेशन देता है, दूसरा ये हमें टाइप्स ऑफ गार्जियन बताता है। सेक्शन कौन से में दी गई है डेफिनेशन? 4 में। और टाइप्स ऑफ गार्जियन भी कितने हैं? 4। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिनके अंदर हम नेचुरल गार्जियन को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं? सेक्शन 4C इसकी डेफिनेशन देता है। ठीक है, ये बात याद रखना। डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 4C के अंदर दी गई है। लेकिन 4C के अंदर उन्होंने बता क्या रखा है? उन्होंने बता रखा है कि आप क्या करो, जो भी हमने मेंशन कर रखा है ना सेक्शन 6 के अंदर नेचुरल गार्जियन के रिगार्डिंग, आप उसको जाकर पढ़ लो, सफिशिएंट है, वही आपकी डेफिनेशन है। इसने ये बोल दिया कि इन्होंने आगे रेफर कर दिया सेक्शन 6 को। ठीक है, अगर हम लीगल लैंग्वेज के अंदर देखें तो इन्होंने बोल दिया कि रेफर कर दिया सेक्शन 6 को, उसके अंदर जो भी मेंशन किया गया है उसको हम पढ़ लें। अब हम बढ़ते हैं, जो हमने सेक्शन 6 देखा, तो सेक्शन 6 भी अभी 4 तरीके के 4 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? इन्होंने कहा कि कोई माइनर बॉय और अनमैरिड गर्ल है,
ठीक है, शादी के बाद तो उसके गार्जियन चेंज हो जाते हैं ना लड़की के। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई माइनर बॉय है या फिर अनमैरिड गर्ल है तो उनके नेचुरल गार्जियंस कौन होंगे? वही होंगे ना जिन्होंने उनको जिनके थ्रू उनका बर्थ हुआ है, यानी कि फादर और मदर, वो होंगे उनके नेचुरल गार्जियन। अगर कोई भी माइनर है और वो 5 साल से छोटा है तो उसके नेचुरल गार्जियन को हम किसको कंसीडर करेंगे उसका नेचुरल गार्जियन? तो देखो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? मदर होगी। हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर कोई माइनर है लेस देन 5 इयर्स, मतलब अभी माइनर चाइल्ड की एज 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस केस के अंदर उसका नेचुरल गार्जियन कौन कंसीडर किया जाता है? मदर कंसीडर की जाती है। फिर अब देखो, लेजिटिमेट बच्चों की हमने बात कर ली, माइनर मतलब 5 साल से छोटे बच्चे की बात कर ली। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया, इलेस्टिमेट के केस के अंदर क्या होगा। ठीक है, इलेस्टिमेट बॉय और अगर इलेस्टिमेट अनमैरिड गर्ल है तो उस केस के अंदर भाई उसकी जो नेचुरल गार्जियन है वो कौन होगी? मदर होगी। और अगर मदर की डेथ हो जाती है, मदर एब्सेंट रहती है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनके फादर को उनका नेचुरल गार्जियन कंसीडर कर दिया जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? इलेजिटिमेट बच्चों के केस के अंदर हम देंगे सबसे पहली प्रायोरिटी मदर को। अब बात आ जाती है मैरिड डॉटर। ठीक है, अब अगर लड़की की शादी हो गई तो उस केस के अंदर उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? तो उस केस के अंदर उसका नेचुरल गार्जियन होगा हस्बैंड। तो हमने सेक्शन 6 के अंदर 4 बातें पढ़ी, कौन कौन सी? कि जो अगर कोई माइनर लेजिटिमेट बॉय और अनमैरिड गर्ल है तो उनके माई नेचुरल गार्जियन कौन होंगे? फादर होंगे। फिर फादर के बाद आफ्टर हिम मदर होगी जी। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया ना आफ्टर हिम, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम आगे वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर हिम का मतलब क्या है। इस वर्ड को इंटरप्रिटेट किया गया था उस केस के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, हमने देख लिया माइनर 5 ईयर से लेस देन था तो मदर हो गई। मदर इलेस्टिमेट के केस में भी कौन आएगी? मदर आएगी। और मैरिड डॉटर के केस में कौन आएगा? हस्बैंड उसका नेचुरल गार्जियन होगा। यहाँ तक हमारा सेक्शन 6 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट केस लॉज के ऊपर। तो देखो, सबसे पहला केस हमारे पास आया है गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई 1999 का केस। इस केस के अंदर क्या किया गया, जो नेचुरल गार्जियन के अंदर सेक्शन 6 के 1 में हमने फर्स्ट कंडीशन में हमने पढ़ा था कि आफ्टर हिम वर्ड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है। इस केस ने बताया, इस केस ने उसकी इंटरप्रिटेशन दी कि आफ्टर हिम का मतलब ये नहीं है कि फादर की डेथ हो जाएगी उसके बाद ही मदर उसकी क्या हो जाएगी? नेचुरल गार्जियन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आफ्टर हिम का मतलब ये है कि फादर अलाइव तो है लेकिन वो क्या है? कैपेबल ही नहीं है एक्ट करने के लिए एज अ गार्जियन। ठीक है, वो बिल्कुल ही मतलब इग्नोर कर रहा है बच्चों को। तो उस केस के अंदर हम क्या कर देंगे? मदर को उसकी नेचुरल गार्जियन अपॉइंट करेंगे। अब गार्जियन कैपेबल कैसे नहीं हो सकता? या तो उसने सीज कर दिया, ठीक है, या फिर सीज कर लिया अपना हिंदू धर्म, वो कन्वर्ट कर लिया। और दूसरा क्या कर दिया? उसने रिनाउंस कर दिया, वर्ड ही रिनाउंस कर दिया, उसने वर्ल्ड को छोड़ ही दिया। अब वो सन्यासी बन चुका है। तो उस केस के अंदर हम किसको कंसीडर कर सकते हैं? उस केस के अंदर भी नेचुरल गार्जियन कौन होगी? मदर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना। गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई का केस था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट केस है वो है जीजाबाई विठल राव वर्सेस पठान खान एंड अदर्स 1970 का केस। इन्होंने कहा कि मदर को भी हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल गार्जियन कंसीडर करते हैं भले ही फादर जिंदा हो। वही केस है, थोड़ी सी उसकी अलग बात की गई है। ठीक है, तो ये दोनों केस हमें नेचुरल गार्जियन के केस के अंदर याद रखने हैं। सेक्शन 6 के से रिलेटेड ये केस लॉज हैं, जिसके अंदर पहला केस था हमारा गीता हरिहरन वाला, दूसरा जीजाबाई वाला। अब बढ़ते हैं हम हमारे सेक्शन 6 के प्रोवाइजो के ऊपर। देखो, इसके अंदर एक प्रोवाइजो और एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। प्रोवाइजो जैसे हमने पढ़ा था ना कि केस के अंदर कहा था कि कैपेबल नहीं होगा। कैपेबल कैसे नहीं होगा? और रिमूवल, ये और प्रोवाइजो यही बात कर रहा है कि रिमूव कब कर सकते हो या डिस्क्वालीफाई कब हो जाएगा फादर या फिर मदर एज अ नेचुरल गार्जियन कहलाने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि सीज टू बी हिंदू। अब उसने हिंदू धर्म को ही छोड़ दिया।
चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, अगर उन दोनों ने ही हिंदू धर्म को छोड़ दिया तो फिर हिंदू बच्चे के नेचुरल गार्जियन उनको नहीं माना जाएगा, फिर वो उन्होंने वो पोजीशन भी अपनी लॉस कर दी, इसका मतलब। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि उन्होंने कंप्लीटली रिनाउंस कर दिया वर्ड, अब वो हर्मिट बन के रह रहे हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया, अब उनको मोह माया बच्चों बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है। तो उस केस के अंदर भी वो क्या करेंगे, जो उनके पास नेचुरल गार्जियन का स्टेटस है ना उसको लूज कर देंगे। अब सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन आती है। सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन कहती है कि नेचुरल गार्जियन डज नॉट इंक्लूड, अब नेचुरल गार्जियन के अंदर हम स्टेप फादर और स्टेप मदर को इंक्लूड नहीं करते। नेचुरल गार्जियन का मतलब वही है जिनसे वो क्या हुए हैं, बच्चे बोर्न हुए हैं। अब देखो हमने चारों केसेस पढ़ लिए कि बच्चा अगर माइनर हो, 5 साल से कम हो, या फिर बच्चा क्या है, माइनर है, लेजिटिमेट है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इलेजिटिमेट के केस के अंदर क्या होगा, और माइनर अनमैरिड और मैरिड डॉटर के केस के अंदर क्या होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो अब अडॉप्शन भी तो आता है। अब अडॉप्शन में अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लिया किसी ने, तो उसके नेचुरल फादर कौन होंगे, नेचुरल पेरेंट्स कौन होंगे, नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, इसके बारे में हमें बताता है सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन नंबर 7 हमें कहता है कि नेचुरल गार्जियन कौन होंगे अडॉप्टिव चाइल्ड के, वो होंगे अडॉप्टिव पेरेंट्स, जिन पेरेंट्स ने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है उसके नेचुरल गार्जियंस वही होंगे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, ये बात हमने सेक्शन 7 से पता कर ली। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 8 के ऊपर, जो कि बात करता है पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन। अब पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन सेक्शन 8 के अंदर डिस्कस की गई है, लेकिन उसी के साथ क्या दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं। इसके अंदर आगे सब सेक्शंस हैं जिसके अंदर पावर्स और रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, जिनको हम डिटेल में दोनों को ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर्स की। पावर्स क्या है, सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के अंदर दी गई हैं। देखिए, पावर्स को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि टेस्टामेंट्री गार्जियन की पावर भी यही रहने वाली है और जो हमारे डी फैक्टो गार्जियन है उनकी पावर भी यही रहने वाली है। तो इनको अच्छे से समझना, यही समझ लो सारी जगह यही काम आएंगी। तो पावर फर्स्ट चीज जो बता रखी है वो ये है कि जो भी नेचुरल गार्जियन है या जो भी गार्जियंस हैं वो क्या कर सकते हैं, सारे एक्ट्स जो रीजनेबल हैं और प्रॉपर हैं माइनर के बेनिफिट्स के लिए, माइनर के फायदे के लिए, वो सारे के सारे एक्ट्स वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ये है कि वो सारे एक्ट वो परफॉर्म तो कर सकते हैं लेकिन उसके साथ उनको रियलाइजेशन और प्रोटेक्शन और माइनर के बेनिफिट्स जो उसकी स्टेट को हो और उसको हो, उनका भी एक रियलाइजेशन और प्रोटेक्शन का मतलब अपने माइंड में रखना होता है, ये सारे एक्ट्स को करते हुए। तो पावर्स क्या है, फिर से देखते हैं। दो पावर्स है, एक तो वो सारे एक्ट कर सकते हैं जो भी माइनर के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, वो रीजनेबल और प्रॉपर होने चाहिए। दूसरा कि वो सारे एक्ट परफॉर्म तो कर सकते हैं लेकिन उनको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि उनका मेन पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन और बेनिफिट माइनर के और उसकी स्टेट की। तो ठीक है, ये दो पावर्स दे रखी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिस्ट्रिक्शंस को। रिस्ट्रिक्शंस भी सेक्शन 8 के अंदर ही बताई गई हैं। देखो, रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हम कितने चार क्लॉजेस पढ़ने वाले, चार सबसेक्शंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट के अंदर हमने पावर्स देख ली, अब सेकंड से हम देख रहे हैं कि क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो एब्सोल्यूट पावर्स नहीं थी सेक्शन 8 के अंदर जो उनको दी गई थी। अब क्या क्या वो नहीं कर सकते वो देख लेते हैं। देखो, बिना कोर्ट की परमिशन की गार्जियन क्या नहीं कर सकते, मॉर्टगेज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। किसका, माइनर की प्रॉपर्टी का। ठीक है, ये कहाँ बताया गया है, सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए के अंदर। अब दूसरा, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 और उसका क्लोज भी ये बात कर रहा है कि ठीक है, मोर्टगेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज नहीं कर सकते लेकिन लीज कर सकते हैं। लीज के ऊपर भी आपको रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हुई हैं। क्या, कि लीज आप 5 ईयर से ज्यादा की नहीं कर सकते। और अगर आपको पता है कि मतलब इस साल के अंदर क्या कर जाएगा, जो वो माइनर है वो मेजोरिटी की एज अटेन कर जाएगा, तो उस केस के अंदर आप 1 साल से ज्यादा की लीज नहीं कर सकते। पहले रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कोर्ट की परमिशन के बिना वो क्या नहीं कर सकते, माइनर की प्रॉपर्टी को किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते।
चाहे वो मॉर्टगेज हो, चार्ज हो, सेल हो, गिफ्ट हो, एक्सचेंज हो। हाँ, लेकिन सेक्शन 8(2) का क्लोज भी बोलता है कि आप लीज कर सकते हो, लेकिन लीज भी आप कैसी कर सकते हो, 5 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और जब आपको पता है कि हाँ अभी माइनर अटेन करने ही वाला है मेजोरिटी, तो उस केस के अंदर 1 साल से ज्यादा की आप लीज भी नहीं कर सकते। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, जो हमें बता रखी है सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 के अंदर। वो क्या है कि आप कोई भी माइनर की कैसी भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है मान लो, उसका किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकते, डिस्पोजल नहीं कर सकते। जो भी कंडीशंस, जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपको सेक्शन 8 के अंदर बता रखी हैं, उनसे बाहर जाकर आप क्या है, माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया तो वो वॉइडेबल होगा, वॉइड नहीं होगा, वो वॉइडेबल होगा। अगर माइनर चाहे अपनी मेजोरिटी अटेन करके वो क्या कर सकता है, उसको वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। ये माइनर के ऑप्शन के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है, सेक्शन 8 ने। अब सेक्शन 8 का सब सेक्शन हमारे पास आ जाता है 4। अब वो क्या करता है कि कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन। कोर्ट आपको ये सारी चीजें जो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हमने पढ़ी हैं, ऐसा कुछ भी करने की परमिशन आपको दे देगा, दो कंडीशंस के ऊपर। अगर वहां पे लीगल नेसेसिटी है, ठीक है, जरूरत है आपको वहां पे वो एक्ट करने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा, आपको परमिशन दे देगा। या फिर आप मतलब वो जो चीज कर रहे हो वो एडवांटेज है माइनर का उसमें, तो भी कोर्ट क्या कर सकता है, आपको परमिशन ग्रांट कर सकता है। तो सेक्शन 8 हमें दो चीजों के बारे में बताता है, पावर और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। पावर्स हमने कहाँ पढ़ी है, सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के अंदर। उसके बाद हमने रिस्ट्रिक्शंस शुरू कर ली, ठीक है। सारे एक्ट कर सकता है, रियलाइजेशन होनी चाहिए कि बस उसको बेनिफिट देखना है माइनर का, ठीक है, और उसकी स्टेट का। रिस्ट्रिक्शंस क्या दे दी, कोर्ट के परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी को, मॉर्टगेज, चार्ज, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आप इस चार्ट को रेफर करें, आपको बिल्कुल इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे सेकंड जो टाइप ऑफ गार्जियन बता रखा था 4B के अंदर, उसके सेकंड टाइप के ऊपर, जो कि है टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। देखो नेचुरल गार्जियन कहाँ बता रहा है, सेक्शन 6 के अंदर। सेक्शन 6 को उल्टा कर दो, क्या बन गया, सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर क्या आ जाएगा, टेस्टामेंट्री गार्जियन। अब टेस्टामेंट्री गार्जियन होते कौन है, तो देखो वो वाले पर्सन होते हैं, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ गार्जियन के अंदर भी इसको डिस्कस कर लिया था, कि कौन होते हैं, जब भी कोई माइनर चाइल्ड के पेरेंट्स अपनी मृत्यु के से पहले एक विल बना देते हैं कि ठीक है, हमारी एब्सेंस के अंदर हमारे बच्चों का, उसकी प्रॉपर्टी का के रिगार्डिंग जितने भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, वो ए नाम के पर्सन की बनेगी या बी नाम के पर्सन की बनेगी। उसको हम क्या बोल देते हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन अपॉइंट करके जाता है, हमेशा नेचुरल गार्जियन अपॉइंट करके जाते हैं। नेचुरल गार्जियन कहाँ दे रखे हैं, सेक्शन 6 के अंदर दे रखे हैं। 4 केसेस होते हैं जहाँ पे नेचुरल गार्जियन हमने पढ़े थे। अब इसके अंदर सेक्शन 9 के अंदर हमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है हु कैन अपॉइंट। अब अपॉइंट करेगा कौन, टेस्टामेंट्री गार्जियन को कौन करेगा, नेचुरल गार्जियन करेंगे। और नेचुरल गार्जियन किस केस के अंदर करेंगे, 4 सिचुएशंस है, इनको पढ़ते हैं। पहला है हिंदू फादर हु इज नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन, यानी कि वो लेजिटिमेट जो चिल्ड्रन होते हैं उसकी, उस केस के अंदर देखो, लेजिटिमेट चिल्ड्रन के केस के अंदर हमेशा नेचुरल गार्जियन कौन होगा, फादर होगा। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जब होते हैं तब मदर को नेचुरल गार्जियन कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर लेजिटिमेट बच्चे हैं तो फादर होगा। अगर फादर नहीं है तो कौन होगा, मदर होगा, ठीक है। कौन सा केस था, गिरजा हरिहरन और जीजाबाई का केस, दोनों केस याद रखने हैं नेचुरल गार्जियन के रिगार्डिंग। पहला इसने ये बोल दिया कि फादर, नेचुरल टेस्टामेंट्री फादर कौन अपॉइंट कर सकता है, फादर कर सकता है, ठीक है, जो नेचुरल गार्जियन है। सेकेंड इन्होंने बोल दिया कि हिंदू विडो, अब अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो कौन होगा नेचुरल गार्जियन, मम्मी होंगी, ठीक है, लेकिन मम्मी विडो है, ठीक है। अगर तो फिर वो भी क्या कर सकती हैं, नेचुरल गार्जियन अपॉइंट कर सकती हैं पापा फादर की डेथ के बाद। अब सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि हिंदू मदर, हिंदू मदर का रोल कब आता है, वेयर फादर बिकम डिसएंटाइटल। अब डिसएंटाइटल कैसे बनेगा, हमने पीछे सेक्शन 6 के प्रोवाइजो के अंदर पढ़ा था। दो कंडीशंस थी, अगर उसने सीज कर दिया हिंदू धर्म को, या फिर उसने क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया वर्ड को, तो वो क्या कर जाएगा, उस केस के अंदर मदर को नेचुरल गार्जियन का स्टेटस देता हुआ चला जाएगा। तो उस केस के अंदर फिर कौन कर सकता है, टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट मदर कर सकती है। फिर हमारे पास हो जाता है 9 का सबसेक्शन 4 जो बात करता है हिंदू मदर। अब
कौन से केसेस के अंदर? जब इलेस्टिमेट चिल्ड्रन होंगे तब। तो देखो हमने सेक्शन 9 के अंदर क्या पढ़ा कि टेस्टामेंट्री गार्जियन को कौन अपॉइंट कर सकता है। पहले हमने कहा कि फादर अपॉइंट कर सकता है लेजिटिमेट बच्चों के केस में। अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो जो मदर है वो कर सकती है। अगर क्या हो जाता है, फादर डिसएंटाइटल हो जाता है, डिसएंटाइटल भी तो हो ही सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि उसकी डेथ ही हुई हो, तो उस केस के अंदर भी मदर कर सकती है टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट। और अगर क्या हो जाता है, बच्चे इलेजिटिमेट हैं तो कौन करेगी? मदर करेगी। तो ये सारी चीजें हमने सेक्शन 9 के अंदर डिस्कस कर ली। अब हम बढ़ते हैं आगे पावर्स के ऊपर। देखो पावर्स इन्होंने क्या बता रखा है, वहीं पे बता रखी है सेक्शन 9 के अंदर ही बहुत अच्छे से। सेक्शन जो हमारा 6 और 7 और 8 इनको याद रख लो, बाकी सारे के सारे अपने आप ही याद रह जाएंगे। देखो सेक्शन 9 के अंदर इन्होंने सब कुछ बता दिया। क्यों पावर्स अलग से नहीं बताई? क्योंकि मैंने जब सेक्शन 8 को शुरू किया था तभी बोला था कि जो सेक्शन 8 है उसके अंदर की सारी पावर्स अच्छे से कर लो, क्योंकि आगे भी वही आएंगे। अब सेक्शन 9 ने बोल दिया कि सेम पावर्स है, जो नेचुरल गार्जियन की पावर्स थी वही पावर्स क्या है, हमारी टेस्टामेंट्री गार्जियंस की पावर है। लेकिन ये राइट इनका कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, ये भी हमें सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 के अंदर इन्होंने बताया कि राइट स्टार्ट कब होगा। तो देखो जो टेस्टामेंट्री गार्जियंस है ना, उनका राइट स्टार्ट होगा जब नेचुरल जो गार्जियन है उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, डेथ हो गई नेचुरल गार्जियन की तो उसी दिन से उनका राइट स्टार्ट हो जाएगा। उसी दिन से उन बच्चों की केयर कौन करेगा, उनकी प्रॉपर्टी की केयर कौन करेगा? टेस्टामेंट्री गार्जियन। अब दूसरा कि एंड कब होगा, अभी एंड भी तो होगा ना कभी। तो देखो वैसे जनरली अगर बात की जाए तो जब वो मेजोरिटी अटेन कर लेंगे शायद तब हो जाए। लेकिन अगर मैरिड, इन्होंने सेक्शन 9 के सबसेक्शन 6 के अंदर ये बता दिया है कि अगर अनमैरिड गर्ल थी और उसकी अब शादी हो चुकी है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो टेस्टामेंट्री गार्जियंस है ना, उनका जो राइट है वो सीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मैरिड डॉटर होती हैं उनके गार्जियन कौन होते हैं? उनके हस्बैंड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन को जो कि है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 ये बात करता है कि माइनर इनकम्पिटेंट है गार्जियन की तरीके से एक्ट करने के लिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप माइनर को गार्जियन अपॉइंट कर दो, माइनर को गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में कौन सा सेक्शन हमें बताता है? सेक्शन नंबर 10 बताता है कि माइनर को किसी माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन आप अपॉइंट नहीं कर सकते, वो इनकम्पिटेंट है इसके लिए। फिर हमारे पास आ गया सेक्शन नंबर 11। देखो सेक्शन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन हम यहाँ सिर्फ कुछ ही हद तक डिस्कस करेंगे, फिर भी इसके केस लॉज मैं आपको अच्छे से करवा के ही जाऊंगी। देखो सेक्शन 11 डी फैक्टो गार्जियन के बारे में बात करता है। इसकी हेडिंग ये डी फैक्टो गार्जियन नहीं दे रखी, इन्होंने दे रखा है माइनर नॉट इंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ और डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। तो अब ये क्या है, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के अंदर आप क्या है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, दोबारा देखो। सेक्शन 11 डी फैक्टो गार्जियन की बात करता है और ये बोलता है कि जो डी फैक्टो गार्जियन होते हैं ना, वो इंटाइटल नहीं है क्या करने के लिए? डिस्पोज ऑफ करने के लिए माइनर की प्रॉपर्टीज को। वो एलिनेट नहीं कर सकते, वो उसका डिस्पोजल नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। अब ये सब जो चीजें हैं ये तो हमारे पास जब 1956 का हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आया तब आई। लेकिन इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है जहां से इसको रिकॉग्नाइज किया गया डी फैक्टो गार्जियन के कंसेप्ट को, और उसके बाद हमें पता चलता है कि इसके डी फैक्टो गार्जियंस के पास भी पावर है। तो सबसे पहले अनुपम प्रसाद वर्सेस एमएसटी बीबी के केस के अंदर इसके जो कंसेप्ट है डी फैक्टो गार्जियंस का, उनको क्या किया गया था? उनको रिकॉग्नाइज किया गया। अब डी फैक्टो गार्जियन होते क्या है ये मैं बताना भूल गई। देखो डी फैक्टो गार्जियन वो होते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था शुरू में कि कोई हिंदू जॉइंट फैमिली है, उसके अंदर पेरेंट्स की डेथ हो गई, अगर किसी के उसके जो चाचा हैं, उसके जो मामा हैं बच्चों के, वो क्या करेंगे? अब उनकी केयर करेंगे, है ना, उनके कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उन बच्चों के टुवर्ड्स। तो उनके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं उनके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, कुछ पावर्स आ जाती हैं जो हमने नेचुरल गार्जियन के टेस्टामेंट्री गार्जियंस के तरीके से पढ़ी हैं, वो सारी पावर्स उनके पास भी आ जाती हैं। तो इस उन सबको हम बोल देते हैं डी फैक्टो गार्जियन। अब इसके अंदर जो डी फैक्टो गार्जियन के कंसेप्ट को रिकॉग्निशन कब मिली? अनुपम प्रसाद वर्सेस एमएसटी बीवी के केस के अंदर इन्होंने कहा कि जो डी फैक्टो गार्जियन है ना, वो
पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं ओनली जब लीगल नेसेसिटी का केस हो और बेनिफिट हो किसका, माइनर का, उसकी स्टेट का, तो ही क्या कर सकते हैं नेचुरल गार्जियन क्या कर सकते हैं उनकी पावर्स को मतलब कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी रही थी शुरू में, हालांकि अब अलाउ कर दिया गया है कि जो डी फैक्टो गार्जियंस हैं वो भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं माइनर के बेनिफिट के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब एक्ट आया था तो उन्होंने ये बात कह दी, एक्ट के सेक्शन नंबर 11 ने ये बात कह दी कि जो डिफेक्टो गार्जियन है वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो माइनर की प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकते हैं, वो एलिनेट नहीं कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी को। लेकिन अनुपम प्रसाद वर्सेस एमएसटी बीवी के केस के अंदर उनको अलाउ कर दिया गया था। इसी के रिगार्डिंग जीजाबाई का केस भी था इसके ऊपर, अगर आप लोग चाहो तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, जिसके अंदर बात की गई थी लीगल नेसेसिटी और एडवांसमेंट की बात है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो डिफेक्टो गार्जियन है वो भी एज अ नेचुरल गार्जियन पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे दो लास्ट सेक्शंस के ऊपर, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। टोटल कितने सेक्शंस थे इसके अंदर, 13। तो सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है, देखो सेक्शन नंबर 12 बोलता है कि माइनर्स इंटरेस्ट इन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली, तो फिर वहां पे क्या है, आपको गार्जियन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि हाई कोर्ट की अगर पावर है तो उसके अंदर ये इफेक्ट नहीं करता, मतलब अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो पावर एक्सरसाइज करते हुए गार्जियन को अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन नंबर 12 बोलता है कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है, हिंदू जॉइंट फैमिली है, तो उस केस के अंदर फिर कर्ता कर लेगा, या कोई कर्ता के बाद कोई और जो मेन मेंबर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है पूरी फैमिली की, तो वो ले लेगा। मतलब उस केस के अंदर हमको क्या है, गार्जियन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है, सेक्शन नंबर 12 ये बात कहता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो कर भी सकता है, अपॉइंट कर सकता है गार्जियन, कोई इशू नहीं है। ये जो प्रोविजन है वो इफेक्ट नहीं करता हाई कोर्ट की पावर को, ठीक है, गार्जियन अपॉइंट करने वाली। अब हमारे पास आ जाता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 13, जो हर प्री के अंदर हमें कभी ना कभी अगर हिंदू लोग वहां आ रहा है तो वो देखने को मिलता ही मिलता है। तो सेक्शन 13 क्या बोलता है, सेक्शन 13 बोलता है वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। यानी कि ये सारे इस एक्ट के अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चाहे वो मतलब कैसे नेचुरल गार्जियन का, टेस्टामेंट्री गार्जियन का, कोर्ट्स ने अपॉइंट किए गार्जियन, कुछ भी, तो सबसे पहले उनको क्या ध्यान में रखना होगा, वेलफेयर ऑफ माइनर ध्यान में रखना होगा, वो पैरामाउंट कंसिडरेशन है, ठीक है। आप सारी पावर्स जैसे हमने पढ़ा था कि सेक्शन 8 के अंदर वो पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है गार्जियंस, लेकिन कैसे करेंगे, वो वेलफेयर देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, किसके देखेंगे, माइनर के देखेंगे। तो सेक्शन 13 को याद रखना कि वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, माइनर की वेलफेयर को देनी है। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है सेक्शन नंबर 13 से रिलेटेड, जो कि है रोहित थमन्ना गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत देना, हो सकता है कुछ गलती कर दी हो, लेकिन जो हेडिंग यहाँ डाली हुई है वो बिल्कुल सही है, स्पेलिंग्स बिल्कुल सही है, आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस केस के अंदर स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में क्या कहा गया कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज पैरामाउंट कंसिडरेशन। यही बात को वेरीफाई किस केस ने किया है, सेक्शन 13 की बात को वेरीफाई रोहित केस ने, रोहित वाले केस, रोहित वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 के केस के अंदर किया गया था, ठीक है। यही था हमारा सारा का सारा हिंदू मिनोरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जिसको हमने उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर सेक्शन 13 के सारे प्रोविजंस के साथ अच्छे से चार्ट्स की हेल्प से और केस लॉज की हेल्प से बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ लिया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल फ्री है कमेंट सेक्शन के अंदर उसको मेंशन करने के लिए, मैं बिल्कुल उसको कंसिडरेशन में लूंगी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम फिर किसी और नए नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए सब्जेक्ट की रिवीजन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शिक्षा चैम्बर। बाय बाय।